अच्छा, जब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है थायरोइडाइटिस, ठीक है। 3 मेन थायरोइडाइटिस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रोनिक लिम्फोसाइटिक यानी ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस, जिसको हाशिमोटोज डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका फुल नेम है, ठीक है। लिम्फोसाइटिक है यानी इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आके थायरॉयड ग्लैंड को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। है ये ऑटो इम्यून, ठीक है। हाशिमोटो इसका नाम दिया गया एक जापानीज़ डॉक्टर पे जिसने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया। तो इसने यहाँ पे समझाई है इसकी डायग्नोसिस और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कह रहा है ये कॉमन कंडीशन है और ये यूजुअली एसोसिएटेड होती है विद रेज्ड टाइटर ऑफ थायरॉयड एंटीबॉडीज़, यानी इसमें हमें हाई लेवल ऑफ थायरॉयड एंटीबॉडी ब्लड में मिलते हैं और ये इसका इस डिजीज़ का एक डायग्नोस्टिक की मार्कर है। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मिलती है। ये एंटीबॉडीज़ कौन सी है? एंटी थायरॉयड पेरोक्सीडेज TPO और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, जो इम्यून सिस्टम यूज़ करता है थायराइड को अटैक करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ना, इट कॉमनली प्रेजेंट एज अ गोइटर विच मे बी डिफ्यूज और नोडुलर विद अ कैरेक्टरिस्टिक वॉसिलेटेड फील, यानी इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। अब वो गोइटर डिफ्यूज़ भी हो सकता है, पूरा एक ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, या नोडुलर होगा, लंपी सा। तो वॉसिलेटेड फील होगी, यानी लंपी सी इरेगुलर सरफेस होता है। इसकी क्लासिकल फिजिकल फाइंडिंग है, लंपी सा होगा इसमें थायराइड ग्लैंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस में। या फिर इस्टेब्लिश्ड और सब क्लिनिकल थायराइड फेलियर, यानी इतना इम्यून अटैक हुआ है कि थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, थायराइड फेलियर हो जाएगा या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सिम्टम्स होंगे फटीग, वेट गेन, ब्लड टेस्ट पे थायराइड हार्मोन लेवल्स हमें लो मिलेंगे। तो इसका मतलब है इस्टेब्लिश्ड हाइपोथायरॉयडिज्म या सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल होंगे लेकिन उनकी TSH एलिवेटेड होगा। तो इसका मतलब है थायराइड स्ट्रगल कर रहा है टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आगे से समझाया है कि डायग्नोसिस ऑफन फॉलोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्क्रीट स्वेलिंग, यानी पेशेंट को पहले तो इस डिजीज़ में लंप भी नज़र आएगा ना, अपने गले पे लंप या एक डिस्क्रीट स्वेलिंग नज़र आएगी नेक पे, प्रॉम्प्टिंग अ मेडिकल विजिट एंड सब्सिक्वेंट डायग्नोस्टिक वर्क। तो उससे डायग्नोसिस पे स्टार्ट होती है। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी और प्रोग्रेशन इससे समझाई है। 55.28 फिगर में पहले देखिए, ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस की फिगर है, हाशिमोटो डिजीज़। इसमें इन्होंने दिखाया है स्ट्रोमा लिम्फोमेटोसा, इंटेंस लिम्फोसाइटिक प्लाज्मा सेल की इन्फिल्ट्रेशन हुई है, एसिनार डिस्ट्रक्शन और फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फीचर है हमें मिलते हैं फीचर्स ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक यानी फोकल थायरोइडाइटिस, इसमें कॉमनली प्रेजेंट होता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे, जिस तरह यहाँ दिखाया गया है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस विथ अदर थायरॉयड डिजीज़, यानी साथ में टॉक्सिक गोइटर होगा, यानी हमें थायरॉयड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे और फोकल होंगे लोकलाइज्ड, और साथ में टॉक्सिक गोइटर होगा, ओवर एक्टिव एनलार्ज थायरॉयड होगा, जिस तरह ग्रेव्स डिजीज़ में होता है। प्राइमरी मिक्सिडीमा विदाउट डिटेक्टेबल थायरॉयड एनलार्जमेंट represents the end stage of the pathological process। देखिए, मिक्सिडीमा हमें पता है हाइपोथायरॉयडिज्म की सीवियर फॉर्म को कहते हैं। यहाँ पर इसने ये कहा है कि ये जैसे ही डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से थायरॉयड ग्लैंड श्रंक हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, फिर वो इनलार्ज नहीं होगा। तो ये जो एट्रोफिक श्रंकन ग्लैंड है, ये फाइनल स्टेज होता है ऑटो इम्यून प्रोसेस का, जिसमें थायरॉयड कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने डिस्कस किया क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस, इसको हाशिमोटो थायरोइडाइटिस भी कहा जाता है या ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो है रिएक्ट करती हैं वेराइटी ऑफ थायरॉयड एंटीजेंस के अगेंस्ट। HLA-DR3 वालों को, DR5 वालों में ये होता है, इसकी एसोसिएशन है। इसमें पेशेंट में हमें एंटीबॉडीज़ मिलती है, एंटी TPO थायरॉयड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ मिलती है। क्या फीचर होगा पेशेंट को? इनलार्ज ग्लैंड होगा, गोइटर होगा, कैरेक्टरिस्टिक वॉसिलेटेड फील होगी, लंपी सी। मोस्ट कॉमन ये वुमेन में होता है एट द मीनोपॉज, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है। इवेंचुअली हाइपोथायरॉयडिज्म करवाएगा, डिस्ट्रॉय करके एंटीबॉडीज़ फिर हाइपोथायरॉयडिज्म करवा देंगी, या तो रैपिडली या एक्सट्रीमली स्लोली। और इसमें साथ में हमें पेपिलरी कार्सिनोमा भी मिल सकता है, और मैलिग्नेंट लिम्फोमा हमने प्रीवियस डिस्कस किया, उसकी भी एसोसिएशन है कैंसर्स की, मैलिग्नेंट लिम्फोमा की या पेपिलरी कार्सिनोमा की। कैसे डायग्नोस करना है? FNAC फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है। हम थायराइड की ये एंटीबॉडीज़ भी करवाएंगे, ये दोनों हमें पॉजिटिव मिलती है 85% केसेस में, अगर ये होगा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस। TFTs इसमें वैसे अर्ली स्टेज में नॉर्मल ही मिलेंगे, T3 T4 सब नॉर्मल है। TSH जब हाशी टॉक्सिकोसिस होगा ना, T3 T4 बढ़ा हुआ होगा,
उसने TSH को सप्रेस किया है। लेट स्टेज में फिर ये T3 T4 डिप्रेस हो जाएंगे, फाइब्रोसिस जब हो जाएगी, और TSH फिर एलिवेटेड मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। TFTs करने हैं, एंटीबॉडीज़, FNAC। ट्रीटमेंट इसमें थायरोक्सिन हमने देना होता है क्योंकि अब डिप्रेस हो गया है। सर्जरी हम कर सकते हैं ताकि सिम्टम्स को, प्रेशर जो पड़ रहा है गोइटर वगैरह का, वो रिलीव करने के लिए। और कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट नोड्यूल। मुझे नोड्यूल बनी है, हमें नहीं पता कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस है, मे भी कैंसर हो, तो उसकी नोड्यूल की सर्जरी करेंगे उसकी डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, प्रेशर सिम्टम्स के लिए और नोड्यूल की डायग्नोसिस के लिए। दैट्स इट। उसके बाद अगली है टाइप थायरोइडाइटिस की, ग्रेन्युलोमेटस थायरोइडाइटिस, जिसको हम सब एक्यूट थायरोइडाइटिस भी कहते हैं, या डी क्यूवरवेंस थायरोइडाइटिस। ठीक है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फ्लामेटरी कंडीशन है थायराइड ग्लैंड की, वायरल इन्फेक्शन के बाद ये होता है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और डायग्नोसिस इसने बताई है। टिपिकली ये वायरल इन्फेक्शन से ट्रिगर होता है, जैसे अगर पेशेंट को मम्स हुआ था या इन्फ्लुएंजा, तो उसको ये ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस ट्रिगर हो सकता है। कैसी इसकी प्रेजेंटेशन है, उसको ना नेक पेन होगा, क्लासिक प्रेजेंटेशन है, नेक पेन होगा, बुखार होगा, जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, मलेज, थायरॉयड ग्लैंड फर्म सा और इरेगुलर महसूस होगा। ठीक है, जब लैब फाइंडिंग करवाएगा तो उसमें ब्लड टेस्ट पे इन्फ्लामेशन के साइंस मिलेंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़े हुए होंगे। अब इसमें की जो डायग्नोस्टिक फ़ीचर है वो यही है कि इसमें हमें थायरॉयड एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती जो हमें वहाँ मिल रही थी, तो हमने हाशिमोटो को रूल आउट कर लिया। ठीक है, इनिशियली इसमें थायरॉयड ओवर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हाई टू नॉर्मल या स्लाइटली रेज्ड सीरम T4 हमें मिलता है, लेकिन हाउएवर आयोडीन 1231 अपटेक जो है थायरॉयड ग्लैंड का 123 आयोडीन, ये जो अपटेक है ग्लैंड का ये लो होता है, इसको ये अपटेक लो कर रहा होता है, जो कि क्रूशियल है डिस्टिंक्शन के लिए। ग्लैंड डैमेज है और वो क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है प्री फॉर्म्ड हार्मोन। हमने कहा ना T4 बड़ा हुआ होगा, तो एक्चुअली इसमें ग्लैंड डैमेज है और वो प्री फॉर्म्ड हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली आयोडीन को टेकअप नहीं कर रहा, नए हार्मोन्स नहीं बना रहा आयोडीन को टेकअप करके। ठीक है, जो पहले से स्टोर थे उनको सिर्फ रिलीज़ करा है, तभी T4 इसमें बढ़ा हुआ है। तो कैसे डायग्नोसिस करें, अगर डायग्नोसिस हमें अनक्लियर है तो हम उसको कंफर्म कैसे करते हैं, हम इसमें FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, उसमें हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करते हैं, उस पर लो अपटेक मिलेगा। रैपिड इम्प्रूवमेंट अगर हमें इसमें मिलती है इन द सिम्टम्स आफ्टर अ शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स, शॉर्ट कोर्स हमने स्टीरॉइड कर दिया तो पेशेंट को ये सारे पेन और ये सिम्टम्स सही हो जाएंगे, तो उससे भी हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है कि हाँ ये इसको इन्फ्लामेटरी ये थायरोइडाइटिस हुई है, क्योंकि इन्फ्लामेशन स्टीरॉइड से ही सही होती है। इसका कोर्स ऑफ डिजीज़ याद रखें, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ये सही हो जाता है टाइम के साथ। इसमें गोइटर यूजुअली कुछ महीनों में ही सबसाइड कर जाएगा। ठीक है, इसके फेजेस होते हैं डिफरेंट, हाइपरथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड एंड रिकवरी। हाइपरथायरॉयड में क्या हुआ है, पहले इन्फ्लामेशन हुई है ना, तो उससे जो भी स्टोर्ड थायरॉयड हार्मोन है वो रिलीज़ होंगे, तो उसमें टेम्परेरी सिम्टम्स आएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के। फिर आता है हाइपोथायरॉयड फेज़, जो भी स्टोर्ड हार्मोन है अब ख़त्म हो गए, डैमेज ग्लैंड और नहीं बना पा रहा, तो अब हाइपोथायरॉयडिज्म का फेज़ आएगा कुछ महीनों तक। फिर होती है रिकवरी, इवेंचुअली ग्लैंड फुली रिकवर कर जाएगा, थायरॉयड का फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसकी वेरिएशंस भी इसने समझाई हैं कि वाइल टिपिकल प्रेजेंटेशन इज सब एक्यूट, लेकिन 10% केसेस में वेरी एक्यूट ऑनसेट भी हो सकता है सिवियर किस्म के पेन के साथ। ठीक है, कन्वर्सली अबाउट 1/3 ऑफ द केसेस एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, सिर्फ उनको गोइटर होता है और कोई सिम्टम नहीं होता, तो मतलब वेरिएशन भी है इसमें। ट्रीटमेंट यही है कि इसमें जो पेन हो रहा है उसके लिए शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड दिए जाते हैं, प्रेडनिसोलोन 10 to 20 मिलीग्राम 7 दिन के लिए रोज़ाना, फिर उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे ओवर द नेक्स्ट मंथ, स्टीरॉयड्स को टैपर ऑफ करेंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट, अगर पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट थायरॉयड फेलियर, hypothyroidism, they may require temporary treatment with thyroxine until their thyroid function recovers on its own. अगर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थायरॉयड फेलियर हो रहा है, तो उसको हम टेम्परेरी थायरोक्सिन भी दे सकते हैं जब तक कि उसका अपना थायरॉयड रिकवर नहीं होता, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, एक ना एक बार इसने रिकवर होना है, तब तक थायरोक्सिन भी दिया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। ठीक है, दैट्स इट। इसको रिवाइज करते हैं, ग्रेनुलोमेटस, डी क्यूवरवेन, सब एक्यूट थायरोइडाइटिस क्या है, ये सारे इसके नाम है, सब एक्यूट या डी क्यूवरवेन,
तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है माना गया है। फीचर्स हैं कि इसमें पेनफुल थायरोइडाइटिस, इसमें पेन है नेक में, बुखार भी है, मलेज है, फर्म किस्म की इरेगुलर इनलार्जमेंट हो गई है वन या बोथ थायरॉयड लोब्स पे। डायग्नोज हमने कैसे किया, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े हुए हैं ESR, लेकिन थायरॉयड एंटीबॉडीज़ भी नहीं है, तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक रूल आउट हो गया। T4 सीरम में हाई है, नॉर्मल है या रेज्ड भी हो सकता है। रेडियो आयोडीन अपटेक ग्लैंड का लेकिन लो है, नए हार्मोन्स नहीं बना रहा, लेकिन T4 फिर कैसे बढ़ा, जो स्टोर हुए हैं वही रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें T4 एलिवेटेड मिलेगा, रेडियो आयोडीन अपटेक लो मिल रहा है। FNAC जो है हम करेंगे डाउटफुल केसेस के लिए, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे। ट्रीटमेंट ये है, NSAIDs एस्पिरिन पेन के लिए, प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं पेन के लिए 10 to 20 mg 7 दिन के लिए। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो थायरोक्सिन भी दे देंगे। ठीक हो गया, दैट्स इट। अब जो है लास्ट रह गई थायरोइडाइटिस, विच इज़ रिडल्स थायरोइडाइटिस। रिडल थायरोइडाइटिस एक रेयर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। थायरॉयड ग्लैंड जो है ना, इसमें रीप्लेस हो जाता है एक डेंस फाइब्रस टिश्यू के साथ, जो सराउंडिंग के नेक स्ट्रक्चर्स में भी स्प्रेड कर सकता है। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक रेयर कंडीशन है, सिर्फ 0.5% गोइटर केसेस जो होते हैं इन लार्ज थायरॉयड ग्लैंड, उसकी वजह रिडल थायरोइडाइटिस है, रेयर है। प्राइमरी फीचर ये है कि नॉर्मल थायरॉयड टिश्यू की जगह पे सेल्यूलर फाइब्रस टिश्यू आ गया है। अब ये जो फाइब्रस टिश्यू आया है ना, सेल्यूलर फाइब्रस टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, ग्रो कर रहा है, थायरॉयड से बाहर निकल रहा है, नियर बाय के मसल्स को भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, वाइटल स्ट्रक्चर्स हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और कैरोटिड शीथ में ये जा रहा है, ये सेल्यूलर फाइब्रस टिश्यू रिडल थायरोइडाइटिस में। तो एक्चुअली it's likely a form of collagen disease and may be associated with similar fibrosis in the other part of the body, जैसे इसी पेशेंट को रेट्रोपेरिटोनियल और मेडियस्टिनल रीजन्स में भी फाइब्रोसिस हो सकती है, तो कोलेजन डिजीज़ में ये मिल सकता है हमें। इसमें पेशेंट में होगा सिर्फ गोइटर, जो वन और बोथ लोब्स को अफेक्ट करेगा, और उसको डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं, वेरी हार्ड और फिक्स्ड होगा, बिल्कुल पत्थर की तरह इसमें गोइटर होगा, वेरी हार्ड एंड फिक्स्ड, ये आपने याद रखना है फिज़िकल फाइंडिंग पे। डायग्नोसिस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है, क्योंकि ये हार्ड और फिक्स्ड नेचर है, इन्वेजिव है, तो रिडल थायरोइडाइटिस जो है उसको हम एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बगैर बायोप्सी के। बायोप्सी करेंगे तभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बायोप्सी इसमें बहुत ज़रूरी होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। प्रेशर जो ट्रैकिया पे पड़ रहा है उसको रिलीव करने के लिए टिश्यू सैंपल प्रोवाइड करने के लिए हम वेज ऑफ इस्थमस जो है वो सर्जिकली रिमूव करेंगे, जो थायराइड को कनेक्ट कर रहा है इस्थमस, इसमें हमने रिमूव करना है। अगर कंडीशन इनिशियली सिर्फ एक साइड को अफेक्ट कर रही है तो वो दूसरे लोब में भी बाद में स्प्रेड कर सकती है। थायराइड टिश्यू की डिस्ट्रक्शन जो है वो फ्रीक्वेंटली लीड करेगी आगे जाके हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, क्योंकि ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय हो गया है, फिर उसमें हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, इसको थायरोक्सिन देना पड़ेगा। तो प्राइमरी इसमें ट्रीटमेंट यही है कि क्योंकि इन्फ्लामेटरी है, फाइब्रोसिस है, तो हम इसमें हाई डोज स्टीरॉयड देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस रिड्यूस हो। टेमोक्सिफिन दी जाती है, कोलेजन क्योंकि है तो एंटी कोलेजन दे रहे हैं, और थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए। अर्ली ट्रीटमेंट से गोइटर के साइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो रिडल 0.5% ऑफ द केसेस में गोइटर होता है, रेयर है। थायरॉयड टिश्यू रिप्लेस हो गया सेल्यूलर फाइब्रस टिश्यू से, इसमें रेट्रोपेरिटोनियल और मेडिस्टिनल फाइब्रोसिस भी हो सकती है साथ में पेशेंट को, और ये प्रोबेबली एक कोलेजन डिजीज़ का पार्ट हो सकता है। आगे जाके हाइपोथायरॉयडिज्म करवा देगा। हाई डोज स्टीरॉयड ही इसका ट्रीटमेंट है और थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है बेलियन लव से, इरफान मसूद एंड डोगर से, विच वॉज दी थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा दी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स।